माधवन साहब, मैं आपसे यही चीज़ पूछना चाहता हूँ, आज की तारीख में आप ऐसे सीएम्स देखते हैं जो जयललिता के बराबर खड़े किए जा सके? आज तो नहीं, शायद मोदी जी के गुजरात मॉडल को जयललिता के तमिलनाडु मॉडल की तुलना की गई आंकड़ों पे, तो ये खरी अच्छी उतर आई। गुजरात से ऊपर तमिलनाडु के आंकड़े आए, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे महिला उदाहरण हो, चाहे साक्षरता हो, सभी एक मध्य वर्ग खड़ा कर दिया है द्राविड़ आंदोलन ने, उसमें खास करके अन्ना द्रमुक ने, क्योंकि उनके जो तमाम जो विकास के प्रोग्राम हैं, ये कहा जाता है कि उन्होंने जाति की राजनीति ज़्यादा नहीं की, बावजूद इसके कि वो द्राविड़ आंदोलन से उभरी हुई हैं, मगर उन्होंने महिलाओं का अच्छा खासा वोट बैंक बना दिया। और ये वोट बैंक की राजनीति की दृष्टि से देख सकते हैं, मगर पूरा विकास करवा के किचन में अम्मा मिक्सी से लेकर के बाहर अम्मा किचन लगाकर, या तो पिछले चुनाव में उन्होंने स्कूटी के लिए सब्सिडी दिया गई हाई स्कूल के बालिकाओं के लिए। तो विकास की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति को दोनों को उन्होंने अच्छा सा एक संतुलन बनाकर पेश कर दिया। इसलिए आलोचक कम और प्रशंसक ज़्यादा हो गए, क्योंकि उसकी जो क्या कहते हैं मुहावरे जो हैं, राजनीतिक मुहावरे और विकास के मुहावरे अच्छे, उनके जो मतलब राजनीतिक व्याकरण और विकास के मुहावरों को दोनों को अच्छा समेट दिया उन्होंने। तो इसलिए मैं कहूँगा कि दूसरे मुख्यमंत्री जो हैं वो ट्रेनी बन के रह गए। लेकिन सर, एक चीज़ तो आप मानेंगे ना कि भाई फ्री में बिजली, फ्री में पानी, लोन माफ़ कर देंगे, आपको सस्ती चीज़ें दिला देंगे, ये सारे वादे तो और मुख्यमंत्री भी करते हैं चुनाव में जाने से पहले। मगर एक बात है, एक याद रखिए, चंद्रबाबू नायडू और जयललिता दोनों वर्ल्ड बैंक का एडवाइस लेके गए और 2 बार दोनों पिट गए एक बार चुनाव में। ऐसे ही गहरी गाव लगी, उसके बाद वो उठ गए, कहेंगे हम ये वर्ल्ड बैंक की राजनीति नहीं करेंगे, अपनी राजनीति करेंगे। हाँ, इसलिए शायद उनको है कि राजनीतिक नेताओं को कौन सम्मान देता अगर जीतेंगे नहीं, तो जीत गए तो सब कुछ ठीक, तो कहते हैं ना। तो इस बात को लेकर के तो आप मतलब सवाल उठा सकते हैं, विवादास्पद बातें हैं, मगर उन्होंने करके दिखा दिया। और फ्री बिजली पानी जहाँ का सवाल है, जब तक ओवरऑल जो डेफिसिट जिसे कहा जाता है, बजट को बैलेंस या किसी तरह से काबू में रखें, तो क्या मतलब उद्योगपति भी तो खुश थे जयललिता के राज में। ऑटो हब बना दिया तमिलनाडु को, जहाँ आजकल hyundai कार और नोकिया फ़ोन और दूसरे जो फोर्ड सभी तमिलनाडु में बनते हैं। तो औद्योगिकरण और जो विकास की, जो गरीबों की विकास की राजनीति, दोनों को उन्होंने एक साथ लेकर चला, मतलब उनकी शख्सियत थी इसमें ऐसी। अब मैं एक चीज़ रेणुका जी आपसे पूछना चाहता हूँ, नॉर्थ इंडिया में भी फिल्म स्टार्स रहे जिन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन उत्तर भारत के फिल्मी सितारे राजनीति के उस मुकाम तक कभी पहुँच नहीं पाए जिस मुकाम पे दक्षिण भारत में जयललिता ने पहुँच के दिखा दिया, और बड़ी एडवर्स कंडीशंस में पहुँच के दिखाया। उसकी कोई ख़ास वजह देखती हैं आप? वो तो जयललिता की खूबियत है। वो 2 ही फिल्म स्टार साउथ में ये ट्रांजिशन को बहुत अच्छी तरह कर सके देश भर में, अगर आप देखेंगे। एक है एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश का, और एक जयललिता तमिलनाडु का। और जयललिता की एक तरीका थी जो वो लोगों को देखकर उनकी नस पकड़ लेती थी, और इतनी डिसिप्लिन मेंटेन करी इर्द गिर्द। और मीडिया ने उसके बारे में बहुत कुछ लिखे हैं, और कभी बहुत एग्जैजरेट भी कर चुके हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मगर वास्तव में आज के दिन अगर आप ये लोगों को देखेंगे, ये अगर जयललिता देख सकती है कहीं से, तो वो बहुत खुश होगी, और तमिलनाडु के लोगों पे गर्व होगी कि उन्होंने उनको इस ढंग से विदा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए आखिर यही तो थे। जब ये सितंबर 22 को हॉस्पिटल में दाखिल हुई, यही लोग निगरानी रखे हॉस्पिटल के बाहर, सड़कों पर दिन रात ये लोग बैठे रहे, प्रार्थना करे, सब कुछ करे कि उनकी सेहत ठीक हो जाए। और इन्हीं लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, जो शायद दूर से जो लोग देख रहे थे उनको समझ में भी नहीं आई। उनके कई नाम लगा दिया, ऑटोक्रेटिक, ये फलान ढिमकान, मगर एक महिला को
राजनीतिक मैदान में उतर के काम करना कोई आसान बात नहीं है। और उन्होंने देख ली, समझ ली, बहुत जल्दी सीख ली कि इसमें कैसे रहना है और क्या करना है, और वही उनके लिए कवच बन के रहा कि लास्ट तक वो अपनी डिसिप्लिन। अफसोस इस बात की है कि इतना मेहनत करके ये इलेक्शन जीत के आई थी, वो भी जिंक्स तोड़ के। ये माना जाता था कि तमिलनाडु में इलेक्शंस में कभी एक पार्टी जितवा देते हैं लोग और दूसरी बार दूसरा को, मगर अब की बार वो भी तोड़ दी, वो रिकॉर्ड भी तोड़ दी, जहाँ दोबारा वो खुद जीत के आ गई। और चंद महीने हुए बस, शी कुड नॉट, इतने दिन रही नहीं टू सी कि उनकी स्टेट और उनके लोग को किस दिशा में ले जाएं। एक इशारा तो कर चुकी है, अब उम्मीद रखते हैं कि उस इशारे के दौरे स्टेट चले। इस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा। उससे पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था उनके ऊपर। ये ऐसी एक ही लालू प्रसाद के अलावा ये एकमात्र नेता हैं जिनका भ्रष्टाचार का केस काफ़ी आगे तक पहुंचा था। एक बार वो मतलब पद से हट भी गई जब तक वो खरी नहीं उतरी, तो बावजूद इसके वो उन्होंने बाउंस बैक किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब है कि लोगों के साथ उनका कनेक्शन विकास के मुद्दों पर और दूसरे सामाजिक मुद्दों पर इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना सख्त था कि वो भ्रष्टाचार के आरोप को भी नीचे रखा के, लालू की तरह कोई महागठबंधन की ज़रूरत नहीं थी उनको, खुद अपने बल पर आए। और दिलचस्प बात यह है जीवीएल नरसिंह राव कि जो लोग अदालत का फैसला आने के बाद जयललिता के खिलाफ ट्वीट कर रहे थे, वो भी आज लाइन में खड़े हैं जाके कि श्रद्धांजलि में हम भी आ जाएं, हमारी भी तस्वीर खिंच जाए, हम भी दिखाई पड़ जाएं लोगों को कि हम आए थे। इस सब के बाद आज की तारीख में जयललिता का जाना तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। अभी इशारा भी किया रेणुका जी ने। क्या आपको लगता है कि इस लेवल पे जब कोई नेता पहुंच जाता है जिस पे जयललिता थी, वहां उनके जाने के बाद उस गैप को भर पाना संभव होगा, उस वैक्यूम को भर पाना संभव होगा? रोहित जी, जब भी ऐसे बड़े कद के नेता अपने पोजीशन से हट जाते हैं या उनका इस प्रकार देहांत हो जाता है, तो एक बड़ा वॉइड, एक बड़ा गैप स्वाभाविक रूप से बनता है। पर लेकिन इसका कोई राजनीतिक गतिविधियों पर ज़्यादा असर इस बार नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि वहां राज्य में चुनाव अभी कुछ ही महीने पहले संपन्न हुए हैं और उनके एआईडीएमके का अपना खुद का बहुमत है। और कल रात को ही बहुत ही सुचारू रूप से नए मुख्यमंत्री और नए कैबिनेट की वहाँ चयन हो गया है। और ऐसे स्थिति में अगले 4.5 साल तक वहाँ स्टेबिलिटी एक तरह से बन गई है। तो आगे कोई चुनाव भी नहीं है, 2.5 साल के बाद लोकसभा चुनाव होंगे, उसके लिए भी बहुत समय है सभी पार्टियों को, खासकर एडीएम को तैयार करने के लिए। पर यदि ये चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले इस प्रकार की कोई घटना होती तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान लग सकता था या फ़ायदा भी हो सकता था एक सिंपैथी वेव के तहत। तो उस पर स्पेकुलेट करना बेकार है, क्योंकि जो आज स्थिति है, मैं समझता हूं जो नए मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं होगा या रादर पॉसिबल नहीं होगा कि जयललिता जैसे कद को वो प्राप्त कर सके। पर लेकिन उनका सोच भी यही होगा कि जैसा जयललिता खुद एमजीआर के नाम पर अभी तक चुनाव लड़ते रहे, क्योंकि आज भी एमजीआर का, एनटीआर का, इन सब का एक ऑरा बना हुआ है। तो वैसे अभी अम्मा की नाम पर, जयललिता जी के नाम पर आगे जाकर चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये पार्टी जो है संगठित पार्टियां हैं, ये कोई एक व्यक्ति आधारित पार्टियां नहीं है। डेफिनेटली एक व्यक्ति उस पार्टी को संभाल रहे हैं, एक व्यक्ति उस पार्टी का पूरा एक उनका छाया बना हुआ है। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रास रूट लेवल पर पार्टी नहीं है, ये हर स्तर पर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख मेंबर है पार्टी में। तो और एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी इन पावर है। तो ये इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। पर लेकिन हर पार्टी के लिए यही मौका है, यही समय है, एडीएम के लिए एक चैलेंज है। जैसा जयललिता जी ने उनको एमजीआर के लेगेसी को आगे बढ़ाया, नए पार्टी के पास ये दायित्व होगा, ये चैलेंज तो बना रहेगा।
बट लेकिन तुरंत किसी प्रकार की कठिन परिस्थिति पैदा होगी, इसका कोई शंका नहीं। शायद ठीक मैं है, इससे आप पूरा कर लें, फिर मैं स्मिता जी के पास क्या मैं कहूँगा पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ये व्यक्ति केंद्रित राजनीति है। जिन्होंने जयललिता ने अपने नाम के लिए कोई सक्सेसर वारिस तो तय नहीं किया, और जैसे एक टावरिंग पर्सनालिटी हैं, इसलिए उनके साथ कोई मतलब उनकी जो पार्टी की जो संस्था ऐसी है कि मेरे ख्याल से उसको गौर से देखना चाहिए। इतना आसान नहीं है कि यही सरकार आसान से बरकरार रहेगी। अब मैं स्मिता, अगर आप इनको कॉन्टेम्परेरी कुछ और नेताओं के साथ कंपेयर करें जो इसी तरह के व्यक्ति केंद्रित पार्टियों के अगुवा नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, आपको लगता है कि इस तरह की कल्ट पॉलिटिक्स में आगे आके ये गैप आना ही आना है अगर आपने उत्तराधिकारी तय नहीं किया तो, या फिर आपकी पार्टियों में ऐसा सिस्टम नहीं किया कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है तो कोई भी उनकी जगह ले सकता है, वो चाहे गुजरात का सीएम हो, चाहे एमपी का सीएम हो, चाहे राजस्थान का सीएम हो, जो परफॉर्म कर रहा होगा वो जगह ले लेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में यही होता आया है कि एक कल्ट पॉलिटिक्स जो है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें कल्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। आपने सही कहा, मायावती, ममता, नवीन पटनायक, मुलायम सिंह, इन सब को देख लीजिए, या फिर दूसरी तरफ नीतीश, लालू यादव, इट बिकम्स अ फैमिली ओरिएंटेड पार्टी। और सेंट्रल लेवल पे भी देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को भी, दो इट इज़ अ कार्डर बेस्ड पार्टी, लेकिन सब जानते हैं कि एक परिवार जो है वो ही चलाता है और वो ही तय करता है कि वारिस कौन बनेगा, और अगर वारिस नहीं तय किया जाता तो देयर इज़ अ वैक्यूम। और अब जयललिता ने जो इट वाज क्लियर दैट पनीर सेल्वन जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन पनीर सेल्वन और शशिकला ये दोनों मिलकर वो जो वॉइड है उसे नहीं भर पाएंगे जो जयललिता के जाने से हुआ है। वो सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन AIADM के कार्डर्स को एक साथ रखना, और जो अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो ज़रूर कोशिश करेंगी, आज तो नहीं लेकिन क्योंकि बहुत जल्द है ये कहना कि तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन तोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगी बाकी पार्टीज़ की AIADM को किसी तरह तोड़ा जा सके, क्योंकि अभी 4 साल और बचे हैं इलेक्शंस के लिए। इनकी पार्टी जो है अभी 4 साल क्या एक साथ एकजुट करके रह पाएगी? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था JVL से भी और रेणुका चौधरी जी से भी कि दक्षिण भारत में क्योंकि दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां स्ट्रगल कर रही हैं, जितना बड़ा उनका नाम है उतना बड़ा बेस उनके पास नहीं है, क्या दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, रेणुका चौधरी जी, आपको नहीं लगता कि वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो इसे मौके के तौर पर देखेंगे कि जयललिता नहीं है तो उन्होंने जो लिगेसी खड़ी की है वो हमारे साथ हो जाए, हमारे पास आ जाए? देखिए, राजनीति में हर फॉर्मूला लागू कर सकते हैं क्योंकि मैदान कभी खाली नहीं होती है। डेमोक्रेसी डज नॉट टॉलरेट अ वैक्यूम। तो ये कौन क्या करेगा, कौन सा कदम उठाएंगे, ये हर पार्टी अपना प्रयत्न करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग किसको अपनाएंगे? जब ऐसी स्थिति है तो लोग किसको अपनाएंगे? लोग की अपनी आइडेंटिटी और सेंटिमेंट रीजनल तौर से वो क्या सोचते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। प्रयास तो सब करेंगे क्योंकि दैट इज़ द वे ऑफ पॉलिटिक्स, ये राजनीतिक तरीका है। तो हम ये फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं कि वो नहीं है तो आज हमारे पास आ जाइए, ये नहीं होगा। मगर जब लोगों को एक भरोसा हो जाती है कि शायद इस साए में हम खड़े हो सकते हैं या इधर हम रहेंगे तो हमारी अपनी फ़ायदा होगी, और ये लोग हमारे सेंटिमेंट जो है समझ सकते हैं, अगर ये भरोसा दिला सकते हैं, और फिर वास्तव में वहाँ लोकल सिचुएशंस कैसे हालात होगी, क्या कब क्या होगा, ये कोई कह नहीं सकते। अगर इसकी जवाब किसी के पास होता तो वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता। ये फिल्म का बॉक्स ऑफिस के जैसे ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोशिश तो सब करेंगे क्योंकि तरीका यही है। ठीक है, आपने ईमानदारी से बात की है, अच्छी बात है ये कि आपने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना बेस बढ़ाना चाहेगी और इस दिशा में देखेगी। लेकिन JVL नरसिंह राव कांग्रेस DMK की एक सहयोगी के तौर पे स्थापित है साउथ में, और
जयललिता से, अम्मा से आपकी पार्टी की, खासतौर पे प्रधानमंत्री की जो इक्वेशन थी वो भी जग जाहिर है। तो क्या हम ये समझेंगे बीजेपी के लिए ज़्यादा स्कोप है वहाँ पर पैर पसारने का? ये बताते हुए आपसे सवाल ले रहा हूँ कि मरीना बीच पर उनका पार्थिव शरीर पहुँच चुका है, जहाँ उनका अंतिम क्रिया होगी, उनके शव को दफनाया जाएगा। बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल है कि दफनाया क्यों जाएगा, उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं होगा, शवदाह क्यों नहीं होगा। मैं माधवन साहब से पूछूंगा, शायद वो इस पर कुछ जानकारी दे पाए। उसके पहले जीवेल, आपका कमेंट, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उस पर। रोहित जी, उनका श्रद्धांजलि तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वो कार्यक्रम, उनका विदाई का कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। तो इस समय राजनीति के बारे में बात करना बिल्कुल सहज नहीं होगा, बहुत गलत होगा। मैं इसलिए इस पे जाना नहीं चाहता हूँ। एक सामान्य टिप्पणी करके मैं यहाँ अपने बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि एज अ नेशनल पार्टी हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और अपने बल पर हम मेजॉरिटी बहुमत जीत करके लोकसभा में आए थे पिछली बार। और जहाँ जहाँ हम ज़्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हो सके, उन सभी राज्यों में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए हम एक कार्यक्रम के तहत हम काम कर रहे हैं। वो देश भर में कोरोमंडल स्टेट्स में हम इस पे फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए वो कार्यक्रम तो जारी रहेगा, बट लेकिन आज कोई समय नहीं है राजनीति पे चर्चा करने का, अलायंसेस का। इतना तो बात तय है, आज की जिस प्रकार के घटनाक्रम कल और आज हमने देखा, इतना तो तय है। अम्मा एक्चुअली एक इतिहास बनाकर जा रही हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ कम से कम कोई आवाज नहीं होगा। उनके उत्तराधिकारी कौन उभरेंगे उनके पार्टी में, वो पार्टी में तय कर लिया है। तो पार्टी को आगे इसको कार्यक्रम को आगे इसको बढ़ाना होगा। पर लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी जनाधार बढ़ाना चाहती है और हम भी उसी कोशिश में होंगे। ठीक है माधवन साहब, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि उनको, अभी उन्होंने, स्मिता जी ने कहा कि ब्राह्मण थी, द्रविडियन पार्टी को हेड कर रही थी, उसके शिखर तक पहुंची, लेकिन आज बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से नहीं हो रहा। क्या दक्षिण भारत में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनके बारे में शायद यहाँ जानकारी नहीं है? इसको मैं औपचारिक रूप से तो मैं जवाब नहीं दे सकता, मगर ये मुझे भी अचंभा हुआ कि ऐसे क्यों हो रहा है। मगर हमने तो हमारे परिवारों में ये सुना हुआ है कि जब जो संन्यास लेते हैं, सन्यासियों को दफनाया जाता है और मतलब उनका देह संस्कार अलग होता है। मैं शायद ये मान के चलूँगा कि ये जो सार्वजनिक जीवन है उसको वानप्रस्थ मानकर चलें, तो ये सन्यासी हुआ जब उनका निधन हुआ, तो उसको लेकर के शायद उन्होंने, मगर हमारे शास्त्रों में कुछ लूप होल्स होते हैं। लूप होल्स मतलब एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं, लूप होल्स मतलब नहीं, क्योंकि ये सब हिंदू धर्म को देखें तो एक तरह से एक वैज्ञानिक धर्म है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मेरे सन्यासियों के होते हैं, ये तो मुझे मालूम है। तो शायद वही दर्जा इनको दिया गया है इसमें, क्योंकि वो पार्टी की तरफ से या उनके किसी परिचित की तरफ से। हाँ, मगर ये बात जरूर, पंडित आए जरूर थे उनके संस्कार के लिए, मगर किस तरह के जो मंत्र पढ़े गए और किस तरह के रीति रिवाज अपनाए गए, इसके बारे में अभी कोई तुष्टि नहीं हुई है। देखिए, हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि हिंदू परंपराओं के मुताबिक अनमैरिड जो होती है कन्या, महिला, लड़की और छोटे बच्चे, उनको जो है दफनाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार नहीं किया जाता है। ये भी एक वजह हो सकती है, बहरहाल हो सकती है। हाँ, जैसे मैंने कहा, हमारे शास्त्रों में काफी इसके डिटेल्स होते हैं जिसको पंडित लोग ही जानते हैं। वो ऐसे संदर्भ में उसको इंटरप्रेट किया जाता है, मगर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि जब मैं खुद एक सेमिनार में आज व्यस्त था। बहरहाल ये तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा दें। इस वक्त मरीना बीच की ये तस्वीर है जहां पर पहुंचा है उनका पार्थिव शरीर, और हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में आज लोग मौजूद हैं सड़कों पर चेन्नई की, जो एक बार अंतिम दर्शन करना चाहते हैं अम्मा के, जयललिता, जिन्हें प्यार से वहाँ के लोग अम्मा कहते थे। तो अम्मा अम्मा कहकर लोग नारे लगा रहे हैं जयललिता के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देते हुए। और 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री रहने के बाद जितना प्यार आज लोगों ने दिखाया है उनके प्रति, अपने घरों से बाहर निकलकर उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल होकर, ऐसा इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है। और इसीलिए आज हमने ये चर्चा भी रखी कि आखिर
क्या मौजूदा समय में ऐसे नेता होना मुमकिन है जिनको लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना स्नेह, इतना साथ मिले और अंतिम वक्त तक लोग साथ खड़े रहें कि इनको आखिरी विदाई दे के ही जाएंगे। आपने देखी होंगी तस्वीरें 2 दिन से किस तरीके से लोग रो रहे थे अस्पताल के बाहर कि उनकी एक खबर आए, पता चले कि वो पूरी तरह से सलामत हैं या नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक करिश्मा है उनके व्यक्तित्व का, जिसने पिछले करीब 2.5 दशक तक तमिलनाडु के लोगों के दिलों पर राज किया और देश भर में ही नहीं दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई।